हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 8 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 2-3 वीडियो बनाऊंगा मैं। आज शुरुआत कर रहे हैं हम। इसमें पहला टॉपिक आता है डिस्प्लेसमेंट करंट। इसे हम आई के नीचे डी लिख देते हैं। कहा जाता है कि ये वो करंट है विच डेवलप ड्यू टू द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कहा जाता है कि जब कोई भी कैपेसिटर चार्ज होता है, चार्ज कैपेसिटर में 2 प्लेट होते हैं प्लस और माइनस, जब ये चार्ज होता है किसी भी करंट से, ये करंट डीसी भी हो सकता है, ये करंट एसी भी हो सकता है। अगर इससे ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो ड्यूरिंग द चार्जिंग, ये चार्जिंग करंट जो इसको चार्ज करेगा, तो ड्यूरिंग द चार्जिंग दोनों प्लेट के बीच में एक टेम्पोररी करंट बनता है, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। याद रखना। और इसका फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी डी फाई बाई डी टी। फाई का मतलब होता है फ्लक्स और ई लगा दिया का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डी टी पूरे को एक साथ पढ़ोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। याद रखना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आप जानते हो, फील्ड इंटू एरिया, ई ए। मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है बी ए, का होता है ई ए। एरिया किसका? प्लेट का। फिर आपको मैं थोड़ा सा और बढ़ूं तो मैं पढ़ा चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है 2 प्लेट के बीच में, आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, कैपेसिटर के 2 प्लेट के बीच में जो फील्ड होती है वो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है याद करो? सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट। अब आ जाओ वापस डिस्प्लेसमेंट करंट में। क्या फॉर्मूला था? एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स को हमने खोल दिया ई इंटू ए। ई को क्या लिख दिया मैंने अभी 2 मिनट पहले? इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ए कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, कट के लास्ट में क्या आ गया? डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी तो वो करंट होता है जो फ्लो करता है। तो इससे क्या पता चला कि जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट है वो चार्जिंग करंट के बराबर है, जो फ्लो करके चार्ज कर रहा है। इसका मतलब जो इसमें करंट बनता है कैपेसिटर के प्लेट के बीच में ड्यूरिंग द चार्जिंग, उसका मैग्नीट्यूड इसी करंट के बराबर होता है जो इसको चार्ज कर रहा है। मींस डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ड्यूरिंग द चार्जिंग सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जिंग करंट। तो मैंने प्रूव कर दिया ना, खोलते खोलते आया तो मैं वही बन गया। कौन सा करंट बन गया? इसको लोग डीसी भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं आई। लिख दो, डीसी की क्या जरूरत है? चार्जिंग करंट डीसी भी लिख सकते हो, चार्जिंग करंट डीसी। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे इस पे 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस का। 2 प्लेट हैं कैपेसिटर के, प्लेट मेटल के शीट्स भी हो सकते हैं और वो सर्कुलर शीट्स भी हो सकते हैं। यहां पर जो कैपेसिटर का प्लेट है P1 और P2 ये सर्कुलर शेप में लिया गया है। प्लेट के बीच की डिस्टेंस गिवन है, चार्जिंग करंट पता है, रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर प्लेट का, मीटर में 0.12 मीटर। प्लेट की बीच डिस्टेंस गिवन है 5 सेंटीमीटर, मीटर में हो गया 0.05 मीटर। चार्जिंग करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है वो गिवन है 0.15 एम्पियर। आपसे पूछा है फाइंड कैपेसिटर। पहले तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताओ और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। तो कैपेसिटर का रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है किसका? ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का जो प्लेट है का रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल बताओ, ठीक है। और फिर डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ। तो सबसे पहले हम करते हैं शुरुआत। क्या होता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला? पढ़ा होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एरिया जो कि सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर बाई डी रखो, कैपेसिटेंस आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो 10 पावर -12 आ जाएगा। इसे हम पिको फैराड, पिको लिख सकते हैं 10 पावर -12। फॉर्मूले पे एरिया निकाल कर कैपेसिटेंस निकाल दो।
फिर पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। तो आप जानते हो Q इक्वल टू सी वी, तो V इजिकल टू क्या होता है, पढ़ा है ना आपने कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर करता है क्या फॉर्मूला होता है, Q इजिकल टू सी वी वोल्टेज। यहां से क्या हो गया Q बाई सी, हमें वोल्टेज नहीं चाहिए, हमें चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, आई मीन dV बाई dt चाहिए, dV बाई dt चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कैसे करेंगे, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट होता है, बाहर आ गया dQ बाई dt, और dQ बाई dt तुम्हारा कौन सा करंट हो गया, वही जो फ्लो करता है चार्जिंग करंट हो गया। क्या आ गया बताना बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/c इंटू चार्जिंग करंट जो फ्लो कर रहा है। चार्जिंग करंट दे रखा है 0.15, कैपेसिटेंस निकाल चुके हो, आ गया तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल 1.87 × 10⁹ वोल्टेज पर सेकंड। फिर बोला है डिस्प्लेसमेंट करंट, तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट करंट वैल्यू वही होती है जो चार्जिंग करंट की है। चार्जिंग करंट अगर 0.15 एम्पियर है तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी 0.15 एम्पियर। सेम सवाल है वंस अगेन, अभी भी दो प्लेट हैं, लेकिन पहले डीसी जा रहा था, अब एसी गया है, अब ऑल्टरनेटिंग करंट गया है। सेम सवाल है, यहां प्लेट का रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, कैपेसिटेंस निकालने की जरूरत नहीं है, दे रखा है, पहले पिछले सवाल में निकालना पड़ा था, यहां गिवन है 100 पिकोफैराड, 100 इंटू 10⁻−12 10⁻−10 फैराड। सप्लाई वोल्टेज यानी आरएमएस, क्योंकि ये एसी है तो ई आरएमएस ही लिया जाएगा 230 वोल्ट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जहां एसी फ्लो होता है वहां फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ओमेगा 100 रेडियन पर सेकेंड। पूछा क्या है, फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट। ओके, आरएमएस निकालना है, आई आरएमएस तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था करंट वाले में, एसी वाले में, क्योंकि ये कैपेसिटर है तो इसका पहले रिएक्टेंस निकालते हैं XC 1/ωc, के बाद आई आरएमएस ई आरएमएस बाई XC वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस रिएक्टेंस रखा हुआ। सॉल्व करोगे तो वैल्यू आती है 6.9 माइक्रो एम्पियर, 10⁻⁻6 आता है सॉल्व करने के बाद, इसे माइक्रो ले लेते हैं। सेकंड में पूछा है डिस्प्लेसमेंट करंट, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट चाहे वो एसी जा रहा हो, चाहे उसमें डीसी जा रहा हो, चाहे एसी का मतलब कौन सा करंट जा रहा हो, आईआरएमएस जा रहा हो या डीसी करंट जा रहा हो, जो भी चार्जिंग करंट होता है वही डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, कोई फर्क नहीं होता। पिछले वाले में डीसी था, इसमें एसी है तो वही आरएमएस वैल्यू सेम। थर्ड वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड में पूछा है फाइंड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से इंडिकेट करते हैं, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड यानी बी नॉट कितने डिस्टेंस पे, प्लेट एक्सिस 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। अब दिमाग लगाओ, ब्रेन लगाओ, प्लेट का रेडियस है 6 सेंटीमीटर, प्लेट का, आप देखो मैं इसमें थोड़ा सा हिंट दे दूं, प्लेट का रेडियस है 6 सेंटीमीटर, करंट प्लेट में जो जा रहा है वो आई आरएमएस आपने निकाल दिया है। कितना आपने आई आरएमएस निकाला था, देखो बेटा 6.9 माइक्रो एम्पियर, और कितने डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है 3 सेंटीमीटर, ये मीटर में हो गया 0.06 मीटर, 0.03 मीटर। तो अब आपको मैंने पढ़ाया था, और मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, याद करो, कोई भी सिलेंडर हो, मैंने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया था, चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट में, कि मान लो ये कोई सिलेंडर है या सर्कल है, ये इसका रेडियस है और तुम्हें स्मॉल r डिस्टेंस पे निकालना है, जो रेडियस है वो इतना है, और जहां निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड वो रेडियस से कम है, इसका मतलब तुम इस सिलेंडर के या सर्कुलर जो भी कहो इसके अंदर हो, इनसाइड हो। तो इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड का हमने फॉर्मूला पढ़ाया था, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ाया था। देखो यही फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है जो मैंने यहां लिखा है, राइट। क्या दोनों आर का मतलब आपको पता ही है। ये आर तुम्हारा क्या होता है बेटा, वो डिस्टेंस जहां पे निकालना है। अब कैसे पता चला कि वो सर्कल के इनसाइड ही है, सिलेंडर के इनसाइड ही, सब सर्कल हो सिलेंडर हो वही होता है।
कैसे 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 पता चला प्लेट के इनसाइड है? कैसे पता चला आपको? पता ऐसे चला कि रेडियस ज्यादा है और जहां निकालना है वो जगह अंदर है, कम है, बस हो गया। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, हो ना, नॉर्मल। लेकिन आपसे बी नहीं पूछा है, आपसे बी नॉट पूछा है, मैक्सिमम फील्ड पूछा है। तो करंट भी अगर नॉर्मल फील्ड पूछता तो यहाँ पे आई आरएमएस लेते, करंट तो आरएमएस ही लेंगे ना, एसी है ना। लेकिन आपसे मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम में करंट भी तुम क्या लोगे? मैक्सिमम लोगे। और मैक्सिमम करंट आप अच्छे से जानते हो, कैसे निकालते हैं? जब आरएमएस पता हो तो √2 इंटू आई आर। बस 1 मिनट और खत्म हो गई क्लास। तो क्या करेंगे? आई आर एम एस निकाल देंगे। ये अगर पूछता सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितने डिस्टेंस पे, यानी इनसाइड द प्लेट, तब तो ये हो जाता आई आर एम एस। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है तो करंट भी चूंकि एसी में मैक्सिमम अलग होता है, √2 टाइम ऑफ आई आर एम एस रखकर ये मैक्सिमम फील्ड निकाल देंगे। स्मॉल आर पता ही है, कैपिटल आर पता ही है, मी नॉट की वैल्यू जानते ही हो आप, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 रखो और मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो। और निकालने पे वैल्यू हमने किया था, ये वैल्यू आ जाती है। थर्ड वाला थोड़ा सा अच्छा सवाल था। तो इस तरह हमने इस छोटी सी वीडियो में आज डिस्प्लेसमेंट करंट का टॉपिक खत्म कर दिया बेटा। तो अब यहां पे जब हमने ये क्वेश्चन कर लिया तो एक लास्ट टॉपिक है इसी से रिलेटेड, जिसका नाम है मैक्सवेल इक्वेशन। कुछ इक्वेशंस हैं, द सीरीज ऑफ ध्यान से देखना, सम इक्वेशन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना, कॉल्ड मैक्सवेल इक्वेशन। कुछ इक्वेशन हैं जो हमने अब तक पढ़ लिया है, वो सारे इक्वेशन को एक जगह हम लिखेंगे तो वो मैक्सवेल इक्वेशन है। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ा था आपने गॉस लॉ? याद करो। याद है कि जो टोटल फ्लक्स होता है, पढ़ाया गया था ना बेटा, टोटल फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स? याद करना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पढ़ाया गया था? वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लिखते हैं? ई डॉट डी एस। क्या पढ़ाया गया था? क्या पढ़ाया था? गॉस ने क्या बताया था फर्स्ट चैप्टर में? ई डॉट डी एस, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू क्लोज सरफेस एरिया। क्या आता था? याद करो, 2/ε0। ये हमने पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में। ई डॉट डी एस का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ क्लोज सरफेस अराउंड अ चार्ज, 2/ε0। सेकेंड, अगेन फिर हमने पढ़ा था गॉस लॉ वंस अगेन। कहां पढ़ा था हमने गॉस लॉ? याद करो, मैग्नेटिज्म में। तो यहां पर क्या पढ़ा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या फॉर्मूला होता था? V डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। याद करो कि जब हम मैग्नेट को बंद करके गॉस लॉ लगाएंगे तो मैग्नेट तो डाइपोल होता है, तो उसका टोटल फ्लक्स 0 हो जाता है, क्योंकि दोनों पोल होते हैं, जिसको ना कोई लाइंस बाहर जा पाते हैं ना कोई लाइंस अंदर आ पाते हैं। आप याद कीजिए, ये सारे फॉर्मूले हुआ करते थे, ये पढ़ाया गया था आपको, ठीक है। अब यहां पर फिर आपने एक कुछ दिनों पहले जितने भी अब तक पढ़े हैं सारे इक्वेशन को हम एक जगह लिख देंगे, वही मैक्सवेल इक्वेशन है। फिर आपको याद है या नहीं याद है? फिर आपने पढ़ा था बेटा, थोड़ा सा मैं इसको बीच में ला देता हूं, आपको दिखेगा साफ। फिर हमने आपको पढ़ाया था, याद कीजिए, फैराडेज लॉ। इन ईएमआई। ईएमआई का क्या मतलब है आप अच्छे से जानते हो बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
याद है? तो फैराडेज लॉ में हमने जो पढ़ा था, EMI में एक फैराडेज लॉ है, वो फैराडेज लॉ में क्या बताया जाता है, जरा सुनिएगा। E डॉट dl यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया के रेस्पेक्ट में नहीं, लेंथ के रेस्पेक्ट, क्योंकि इनका जो रूल था वो क्लोज करंट के लिए था, लूप के अंदर। तो लेंथ लेते हैं, निगेटिव ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फाई बी का मतलब क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये भी एक रूल है, इसे कहते हैं फैराडेज लॉ। ये फैराडे लॉ, ठीक है। फोर्थ लॉ जो है वो आपने ये भी पढ़ा था, फोर्थ लॉ याद कीजिए, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहां पढ़ा था आपने, मैग्नेटिज्म में। इन्होंने क्या बताया था, सेम, पर इन्होंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन with respect to length of loop, इलेक्ट्रिक फील्ड का with respect to line integral of electric field, line integral of magnetic field, ये surface integral of magnetic field, surface integral of electric field, surface के रेस्पेक्ट में गॉस ने बताया था, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, और यहाँ लेंथ लाइन के रेस्पेक्ट में फैराडे ने बताया EMI में, और एम्पियर सर्किटल लॉ आपने पढ़ा होगा चैप्टर 4 में, क्या पढ़ा था, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट। कौन सा करंट, जो लूप के अंदर बंद है। लेकिन अब इसके अंदर एक और करंट का ऑप्शन आ गया है, डिस्प्लेसमेंट। इसको लोग कहते हैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या कहते हैं इसे बेटा, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये जो मैक्सवेल इक्वेशन है कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है, आप समझो। मैक्सवेल इक्वेशन इज नॉट एनी स्पेशल टॉपिक। जितने भी हमने अब तक लॉ पढ़े हैं, जितने भी हमने अब तक लॉज पढ़े हैं बेटा, रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू व्हाट, जल्दी बताइए, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, चाहे वो गॉस लॉ हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चाहे गॉस लॉ हो मैग्नेटिज्म में, चाहे फैराडे लॉ हो EMI में। ये आउट ऑफ कोर्स है, ये हमने 12th में इतना डिटेल में नहीं पढ़ा, बट ये जानना है। और ये तो पढ़ा है एम्पियर सर्किटल लॉ, याद करो। तो चारों इक्वेशन को एक जगह जब लिख देते हैं तो इसे कहते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो सारे क्वेश्चंस हमने टॉपिक करा दिए रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट करंट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय।